अच्छा, ये जो हम पास पेपर के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे होते हैं, इसमें आप ये ना समझिए कि ये वाला लेक्चर जो होता है वो टाइम वेस्टेज है और इसमें आपकी कोई वैल्यू एडिशन नहीं होगी। इसमें हमारे 3 फायदे होते हैं। एक फायदा तो ये होता है कि हमें पता चल जाता है पास पेपर्स के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके कि क्या हमारी प्रिपरेशन जो है वो एग्जाम लेवल तक हो रही है कि नहीं, क्या हम पास पेपर का आई कैप का क्वेश्चन जो है एग्जाम स्टैंडर्ड का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। एक फायदा ये होता है वैल्यूएशन हो जाती है हमारी एग्जाम में जाने से पहले। दूसरा फायदा ये होता है कि अगर क्लास में सम टाइम कोई कंसेप्ट ऐसा होता है फॉर एग्जांपल जो हो सकता है डिस्कस होने से रह जाए, इसका चांस तो वैसे कम होता है, लेकिन मे भी कभी ऐसा हो सकता है कि कोई क्वेश्चन ऐसा हो जो कि डिस्कस होने, कोई कंसेप्ट ऐसा हो जो डिस्कस होने से रह जाए। तो ये जो हमारी डिस्कशन होती है पास पेपर्स की, इसमें इनडायरेक्टली जब उस कंसेप्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो हम उसको भी डिस्कस कर लेंगे। तीसरा फायदा उन स्टूडेंट्स के लिए होता है जो कि उस चैप्टर के दौरान में किसी वजह से उन्होंने कोई एक आधी छुट्टी कर ली हो। तो अगर आपने कोई छुट्टी कर ली तो उस दिन जो कंसेप्ट डिस्कस हुए उनकी क्विक रिवीजन का बड़ा अच्छा अपॉर्चुनिटी होती है ये क्वेश्चन पास पेपर की डिस्कशन, क्योंकि जब हम पास पेपर की डिस्कशन करेंगे उस लेक्चर से रिलेटेड जो भी पास पेपर का क्वेश्चन होगा, जब हम उसकी डिस्कशन करेंगे तो कंसेप्ट की भी रिवीजन हो जाएगी। तो इसीलिए ये जो हमारी एक्टिविटी होती है इसे टाइम वेस्टेज ना समझें, ठीक है। इससे हमारी फास्ट फॉरवर्ड किस्म की रिवीजन भी हो जाती है और हमें अपनी सेल्फ वैल्यूएशन भी हो जाती है कि आई कैप के लेवल का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। जी, सबसे पहले जो हमारे कंसेप्ट रिव्यू क्वेश्चन है, यानी पहली कैटेगरी है हमारी जो रटे वाले क्वेश्चंस के, जो सिर्फ रीड करने थे क्वेश्चन, उनमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 10 तक कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिए किसी क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 के बी पार्ट में कह रहे हैं ऑडिटर हैज टू डिटरमिन वेदर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क इज एक्सेप्टेबल और नॉट। ये क्वेश्चन नहीं है, ये उसकी स्टेटमेंट है। फिर कह रहे हैं व्हाट शैल बी ऑडिटर कोर्स ऑफ एक्शन इफ एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क इज नॉट एक्सेप्टेबल। ऑडिटर का कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा अगर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल नहीं है। ऑडिटर शैल नॉट एक्सेप्ट प्रपोज्ड ऑडिट एंगेजमेंट, ऑडिटर एंगेजमेंट को एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। 1 नंबर के लिए इतना काफी है। अगर मार्क्स ज्यादा होते फिर शायद हम फर्दर कोई और भी कमेंट्री करते। जी, मैनेजमेंट को लेटर ऑफ वीकनेस नहीं जाएगा, क्योंकि ये वीकनेस इन इंटरनल कंट्रोल नहीं है। वो तो हमें पॉइंट होने के बाद ड्यूरिंग ऑडिट जब हम बिजनेस के इंटरनल कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करते हैं तो पता चलते हैं, ठीक है। अभी तो हमारा ऑडिट शुरू भी नहीं हुआ, तो इसका मैनेजमेंट लेटर से कोई ताल्लुक नहीं है। जी, और कोई क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर ये क्लियर हो गया भाई? क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 10 तक और कोई क्वेश्चन? जी, क्वेश्चन नंबर 10 समझ में नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है स्टेट द ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अच्छा, जहन में रखिएगा, ऑब्जेक्टिव कह ले, पर्पस कह ले या रिस्पॉन्सिबिलिटीज कह ले, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट, पर्पस ऑफ ऑडिट या रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिट, ये एक ही बात है। ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव, ऑडिटर का पर्पस एक ही बात है। और ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट कह ले या ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर कह ले, ये भी एक ही बात है, ठीक है। हाँ जी, तो वो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने पढ़ी है? टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट एंड टू इश्यू रिपोर्ट। और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? टू कम्युनिकेट इन अकॉर्डेंस विद ऑडिटर्स फाइंडिंग्स, ठीक है। ऑडिटर की फाइंडिंग के मुताबिक कम्युनिकेट करना। जी, क्लियर हो गया? ये क्वेश्चन नंबर 10 क्लियर हो गया जिन स्टूडेंट ने पूछा था? और कोई क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन नहीं? क्वेश्चन नंबर 11 से लेके क्वेश्चन नंबर 20 तक कोई क्वेश्चन? जी, 13, पहले क्वेश्चन नंबर 13 लिखने। कहते हैं आउटलाइन द मेजर्स अडॉप्टेड इन द यूके टू एड्रेस द एक्सपेक्टेशन गैप। बताइए यूके में एक्सपेक्टेशन गैप को एड्रेस करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए क्या मेजर्स लिए गए हैं। देखिए, क्योंकि क्वेश्चन यूके एग्जामिनेशन बॉडी का, इसलिए उसने यूके का वर्ड यूज किया है, वरना मेजर्स पूरी दुनिया में सेम है, चाहे वो यूके हो या पीके हो।
तो हमारे पाकिस्तान में भी सेम मेजर्स हैं। क्या मेजर्स लिए गए हैं जी? बताइए, आप बताइए क्या मेजर्स लिए गए हैं एक्सपेक्टेशन गैप को रिमूव करने के लिए? एंगेजमेंट लेटर में और ऑडिट रिपोर्ट में मैनेजमेंट और ऑडिटर दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को इंक्लूड कर दिया जाता है। ठीक है, इसके अलावा और क्या मेजर्स लिए गए हैं जी? बिल्कुल, फॉर्मेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट इंप्रूव कर दिया गया है। आईकैप एससीसीबी ने मिलकर कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है उसको लॉन्च किया है। पब्लिक अवेयरनेस, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13 क्लियर है जी? इसके बाद और कोई क्वेश्चन नंबर 14। अच्छा, 14 को डिस्कस करते हैं। इसमें थोड़ा उसने हमसे एक्सप्लेनेशन या कमेंट्री मांगी है। सम टाइम ऐसा होता है कि कंसेप्ट छोटा होता है लेकिन आईकैप मार्क्स उसमें कुछ ज्यादा इंक्लूड कर देता है। उस सूरत में हमने उसकी कुछ एक्सप्लेनेशन वगैरह भी देनी होती है। यहां पे उसने पहले तो कहा क्वेश्चन नंबर 14 में प्रोफेशनल जजमेंट को डिस्क्राइब कीजिए, वो हम उसकी डेफिनेशन दे देंगे। फिर कह रहे आइडेंटिफाई द की डिसीजन आर वेरियस वेयर एन ऑडिटर में नीड टू अप्लाई प्रोफेशनल जजमेंट। वो कह रहा है मुझे कुछ एरियाज बताइए जहां पे ऑडिटर प्रोफेशनल जजमेंट अप्लाई करता है। देखें, अभी तो चूंकि ऑडिट हमने सीखना शुरू किया है तो अभी हम उन सारे एरियाज के साथ फेमिलियर नहीं हैं जिनमें ऑडिटर प्रोफेशनल जजमेंट अप्लाई करता है, वरना आप 7-8 एग्जांपल्स दे देते। लेकिन अभी तक जितना हमने ऑडिट सीखा है 2-3 एग्जांपल्स अभी भी हम बता सकते हैं जिनमें ऑडिटर प्रोफेशनल जजमेंट अप्लाई करता है। फॉर एग्जाम्पल आप बता सकते हैं कौन सा एरिया है? ट्रू एंड फेयर व्यू डिसाइड करने में, ट्रू एंड फेयर व्यू का डिसीजन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट करती है कि नहीं, ये ऑडिटर की जजमेंट पे डिपेंड करता है, जजमेंटल डिसीजन है ना। फिर इसके अलावा रिस्क असेसमेंट, रिस्क असेसमेंट के क्लाइंट के किन एरियाज में रिस्क ज्यादा है किन में कम है, इसके लिए भी ऑडिटर जजमेंट अप्लाई करता है। फिर इसके बाद मटीरियलिटी लेवल डिसाइड करने में। अच्छा, अब यहां पे आप थोड़ा सा हैरान हो रहे होंगे कि सर मटीरियलिटी में जजमेंट कहां से आ गई? मटीरियलिटी में तो हमें फार्मूला दिया गया है 5% ऑफ प्रॉफिट, लेकिन देखें ये आपको बेसिक फार्मूला दिया गया है। आगे चल के हम पढ़ेंगे कुछ सिचुएशंस में मटीरियलिटी डिसाइड करने के लिए ऑडिटर को अपनी जजमेंट भी अप्लाई करना पड़ती है। नॉर्मली तो 5% ऑफ प्रॉफिट ही यूज करते हैं। फर्स्ट कीजिए, एग्जांपल दे रहा हूं, फर्स्ट कीजिए आप क्लाइंट का ऑडिट करने के लिए गए और वहां पे प्रॉफिट की बजाय लॉस है। अब क्या लॉस पे मटीरियलिटी लेवल कैलकुलेट कर लेंगे? नहीं, क्या करना है? जजमेंट। फर्स्ट कीजिए किसी ऐसे क्लाइंट का ऑडिट करने के लिए गए जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, उनका नॉर्मली प्रॉफिट होता ही नहीं, हो भी तो मिनिमम प्रॉफिट होता है। क्या यहां पे प्रॉफिट को यूज करेंगे? नहीं, फिर क्या करेंगे? ऑडिटर की जजमेंट। तो मटीरियलिटी डिसाइड करने में नॉर्मली हम फार्मूला ही यूज करते हैं, लेकिन सम टाइम ऑडिटर की जजमेंट भी यूज होती है। तो ये 2-3 एरियाज मैंने आपके साथ शेयर कर दिए जिनमें प्रोफेशनल जजमेंट यूज होती है। बाकी कुछ एरियाज के एग्जांपल हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जैसे प्रोसीजर कौन से परफॉर्म करने ऑडिटर ने, इसमें भी ऑडिटर की जजमेंट है। ऑडिट एविडेंस कब सफिशिएंट एप्रोप्रिएट हुआ? बताया था ऑडिटर के पास कोई थर्मामीटर थोड़ी होता है कि जिसका लेके जाके भाई ये कितने % हो गया। ऑडिटर की जजमेंट है। तो बहुत से एरियाज की एग्जांपल दी जा सकती है, चंद एक एरिया आपके साथ शेयर कर दिए। क्लियर होगी ये बात? अच्छा, इसी तरह का एक क्वेश्चन पूछता है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म के साथ कि प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को एक्सप्लेन कर दो, और उसके बाद एक्सप्लेनेटरी मटेरियल के तौर पे हो सकता है हमें एडिशनली पूछे कि बताओ प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म की एक ऑडिट में क्या इंपोर्टेंस है। तुम कहेंगे प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म के बगैर तो ऑडिट हो ही नहीं सकता। इसकी सबसे बड़ी इंपोर्टेंस ये है कि ये रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करने में यूज होता है। ये रिस्की एरियाज आइडेंटिफाई करने में प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म यूज होता है। देखिए, अगर प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म यूज नहीं करेंगे तो क्या हम मिस स्टेटमेंट्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं, रिस्क आइडेंटिफाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते। सस्पिशियस सर्कमस्टेंसेस कैसे आइडेंटिफाई होती हैं? अनयूजुअल सर्कमस्टेंसेस जो हैं, अगर प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म है तभी हम उसको आइडेंटिफाई कर देंगे ना, वरना तो इग्नोर कर देंगे। जैसे वो क्लर्क वाली एग्जांपल दी थी, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म था तो हमने उसको आइडेंटिफाई करके उस पर प्रोसीजर परफॉर्म किया और फ्रॉड डिटेक्ट कर लिया, मिस स्टेटमेंट डिटेक्ट कर ली। अगर प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म ना होता
तो क्या कभी हम मिस स्टेटमेंट डिटेक्ट कर सकते हैं? वो कभी नहीं कर सकते। ठीक है, तो सम टाइम पूछ सकता है हमसे कि प्रोफेशनल जजमेंट के एरियाज बताओ, एक्सप्लेनेटरी आइटम के तौर पे प्रोफेशनल जजमेंट के साथ, या पूछ सकता है बताओ प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म क्यों जरूरी है कि इफेक्टिव ऑडिट के लिए। तो थोड़ा सा हमने 2-3 लाइनें उसको बतानी होगी एक्सप्लेनेशन में, बता देंगे अब। चलिए 13, 14 हो गया। इसके अलावा कोई क्वेश्चन 20 तक? 17 में वो वही बात जो है, क्वेश्चन दोबारा आ गया है। पहले कह रहा है 17 के 1 पार्ट में प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म बताइए। अच्छा, इसमें आपने परेशान नहीं होना, हमने तो स्केप्टिसिज्म SK के साथ पढ़ा है, इसने SC के साथ लिख दिया है, इसमें परेशान नहीं होना। ठीक है, वो यूके अमेरिकन इंग्लिश का फर्क है, वरना कंसेप्ट सेम है। वाई इट इज सो इंपॉर्टेंट दैट द आइटम मेंटेन्स प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म थ्रू, वही बात जो भी की है, टू आइडेंटिफाई रिस्क and to decide appropriate procedure so that misstatements can be identified। इसीलिए हम फिर दूसरे पे वही क्वेश्चन दोबारा आ गया, प्रोफेशनल जजमेंट बताइए एंड डिस्क्राइब 2 एरियाज वेयर प्रोफेशनल जजमेंट इज अप्लाइड। जी मेरे भाई बताइए 2 एरियाज कौन कौन से हैं जिनमें प्रोफेशनल जजमेंट अप्लाई होती है? ट्रू एंड फेयर व्यू डिसाइड करने में, रिस्क असेसमेंट में, ऑडिट प्रोसीजर डिसाइड करने में, मटीरियलिटी डिसाइड करने में, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस हुआ कि नहीं डिसाइड करने में। जी और कोई क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 20 तक कोई इशू नहीं है। चलिए 21 से 24 तक, 23 पहले इन्होंने कहा, 23 डिस्कस करते हैं। कहता है एक्सप्लेन द स्टेटस ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। क्या स्टेटस है ISS का? भाई ISS का देखें, जिस तरह अगर हम ये कहते हैं, फर्ज कीजिए हम ये कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, इसका मतलब है हमें इस्लाम के सारे अहकामात के मुताबिक जिंदगी गुजारनी है, अपनी मर्जी थोड़ी ही करनी है फिर। ठीक है, अगर तो मुसलमान नहीं है तो अपनी मर्जी करें, जो मर्जी करें, लेकिन अगर हम ये कहते हैं हम मुसलमान हैं तो इस्लाम के सारे अहकामात की पाबंदी कर। उसी तरह अगर ऑडिटर अपनी रिपोर्ट में ये लिखता है कि वी हैव कंडक्टेड आवर ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, अगर ऑडिटर अपनी रिपोर्ट में ये लिखता है तो फिर उसके ऊपर लाजिम हो जाता है कि जितने भी ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स हैं और उनकी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं उन सबको कंप्लाई करना है। यह है स्टेटस ऑफ ISS कि ऑडिटर ने सारे ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स की सारी रिक्वायरमेंट्स को कंप्लाई करना है। पाकिस्तान में जो ऑडिट होता है किसके मुताबिक? ISS के मुताबिक ही होता है। ठीक है, क्वेश्चन 24 आपने कहा है, 24 पढ़ते हैं। कह रहा है विच सब्सिडरी बोर्ड ऑफ IFAC इज ऑथोराइज्ड टू डेवलप एंड प्रमोट ISS। तो ICAP नहीं, ICAP गलत है, ICAP बोर्ड नहीं है, सब्सिडरी बोर्ड। कौन सब्सिडरी बोर्ड है? IAASB, इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड, इसका आंसर यह है। फिर उसके बाद स्टेट द रीजंस व्हाई डज एन ऑडिटर नीड टू लर्न अबाउट द की प्रिंसिपल्स एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ ISS। ऑडिटर के लिए ISS को पढ़ना, उसकी रिक्वायरमेंट को समझना क्यों जरूरी है? क्यों जरूरी है? क्योंकि ISS के मुताबिक काम करेगा तो ही रीजनेबल एश्योरेंस मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। इसलिए कि उसने ISS को फॉलो करना। ठीक है, ISS को फॉलो करके ही रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन कर सकता है वो। ठीक, बिकॉज ऑडिट इज रिक्वायर्ड टू बी कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। जी रीजन, इसकी पहली रीजन इसकी ये है क्योंकि ऑडिटर ने ISS के मुताबिक ऑडिट करना है, इसीलिए उसे ISS को पढ़ने और समझने की जरूरत है। और दूसरी रीजन, ISS के मुताबिक प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे तो ही रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन होगी। अगर अपनी मर्जी से करेंगे रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन नहीं होगी। ठीक, क्योंकि ISA में जो प्रोसीजर होते हैं ये ट्राइड एंड ट्रस्टेड, टेस्टेड एंड ट्रस्टेड प्रोसीजर्स होते हैं। इन्हीं प्रोसीजर के मुताबिक चेक किया हुआ उन्होंने कि रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन हो रही है कि नहीं। ठीक है, तो उसको छोड़ के अगर आप कोई दूसरा प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं तो हो सकता है कि वो फॉल्टी हो आपका प्रोसीजर। क्लियर हो गया जी? 24 केस स्टडीज की तरफ चलें वन बाय वन। अच्छा, केस स्टडीज में देखिएगा एक चीज,
पहली चीज तो ध्यान में रखनी है केस स्टडी का असूल के केस स्टडी के फैक्ट्स से बाहर नहीं जाना, जो रिक्वायरमेंट होगी उसके मुताबिक आंसर करना है। और केस स्टडी में डिफरेंट, देखें मेन इश्यूज हो सकता है हम आइडेंटिफाई कर लें, वो तो सबके लिए सेम होगा, उसको एक्सप्लेन कैसे करना है ये डिफरेंट स्टूडेंट्स का डिफरेंट स्टाइल होगा, डिफरेंट वर्डिंग होगी। तो यहां पे मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि इस इशू को आपने इन अल्फाज में लिखना है, वो आपकी अपनी जजमेंट, आपको सोल्यूशन दे दिया गया है, वो भी सजेस्टेड वर्डिंग है, आपकी वर्डिंग उस सोल्यूशन की वर्डिंग से डिफरेंट हो सकती है, लेकिन इशू सेम होना चाहिए, यानी जो एरर्स हमने आइडेंटिफाई किया उसके मुताबिक ही, ठीक है, एरर्स वही होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 रीडिंग कर लिया आपने, चलिए अब आगे चलते हैं। सबसे पहले रिक्वायरमेंट, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड, मूव हिज मिसकंसेप्शंस related to audit of financial statements including brief explanation of your point of view। दो चीजें पूछी। अब अच्छा अब नोट कीजिए, मैंने डायरेक्ट रिक्वायरमेंट के ऊपर आया हूं। एग्जाम में भी जब कभी क्वेश्चन आएगा केस स्टडी का, आपने सबसे पहले रिक्वायरमेंट पढ़नी है। मैंने रिक्वायरमेंट पढ़ी तो मुझे पता चल गया कि आगे जो वो डिस्कस कर रहा होगा ना केस, उसने कुछ ना कुछ मिसकंसेप्शंस दी होंगी जो मैंने आइडेंटिफाई करनी है। और कह रहा है योर पॉइंट ऑफ व्यू, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताएं। पॉइंट ऑफ व्यू किसको कह रहा है? कह रहा है ये बताओ कि इस मिसकंसेप्शन की फिर करेक्शन क्या है। ये जो स्टाइल है ना ICAP की केस स्टडी का, ये अक्सर इस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं जिनमें होता क्या है, इस तरह के क्वेश्चंस में ये समझिए ये टाइप ऑफ केस स्टडी है, ठीक है। इसमें होता क्या है, वो कुछ ना कुछ स्टेटमेंट हमें दे देता है, ठीक है। जैसे फर्ज कीजिए कोई अकाउंटिंग के पेपर में क्वेश्चन आ गया, उसने कहा स्टेटमेंट में से आ रहा बताइए, और स्टेटमेंट क्या है कि आपका दोस्त आपसे कह रहा है कि इन्वेंट्री कैन बी मेजर्ड एट FIFO बेसिस और LIFO बेसिस। अब बताइए इसमें कोई गलती है? ठीक है, बिल्कुल गलती है। क्या गलती है? इन्वेंट्री LIFO के ऊपर मेजर नहीं हो सकती, FIFO या एवरेज कास्ट के ऊपर हो सकती है। अब देखिए काउंटिंग का कंसेप्ट गलत है। इसी तरह वो हमें कोई स्टेटमेंट देगा, पैराग्राफ देगा जिनमें कुछ ना कुछ गलतियां होंगी, कुछ ना कुछ गलतियां होंगी। वो पैराग्राफ चल रहा होगा ऐसे, यहां पे आके खत्म हो गया। मे बी उसने 2 लाइनों में एक स्टेटमेंट दे, फिर अगली स्टेटमेंट 2 लाइनों की, फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट, इस तरह भी हो सकता है। कंटिन्यूस पैरा भी हो सकता है, सेंटेंस भी डिफरेंट दे सकता है। एंड में कहेगा इसमें से एरर्स आइडेंटिफाई करो, इसमें से एरर्स, गलतियां आइडेंटिफाई करो। याद रखिए जो इस तरह के क्वेश्चन में गलतियां होंगी वो 2 तरह की होंगी, एरर्स या ओमिशन। कितनी तरह की गलतियां होंगी? एरर्स या ओमिशन। एरर का मतलब क्या है कि कोई चीज है तो सही लेकिन गलत है। ओमिशन का मतलब क्या है कि चीज होनी चाहिए थी, है ही नहीं। हमने किस तरह की गलतियां ढूंढनी है भला? दोनों। ये चीज ध्यान में रखिएगा, दोनों। एक क्वेश्चन में उसने कहा, वो आगे चल के हमने पढ़ना है, ऑडिटर्स रिपोर्ट टू डायरेक्टर्स। बताइए एरर है कि ओमिशन है? एरर है, एरर। और एक क्वेश्चन में उसने कहा वी हैव ऑडिटेड बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, चेंज इन इक्विटी एंड नोट्स टू द अकाउंट्स। ओमिशन। हमने दोनों आइडेंटिफाई करना है। मैंने फर्क आपको क्यों बताया? क्योंकि जब इसको प्रेजेंट करना है तो उसमें फर्क आएगा। एरर को अटेम्प्ट करने का, प्रेजेंट करने का असूल है कि जब आपने बताना है क्या गलती है तो फिर यह भी बताना है कि क्या सही है, चाहे वो पूछे या ना पूछे। जब हमने ये बताना है क्या गलत है तो फिर ये भी बताना है कि क्या सही है। फॉर एग्जाम्पल उस अटेम्प्ट में स्टूडेंट ने लिखा ऑडिट रिपोर्ट शुड नॉट बी एड्रेस्ड टू डायरेक्टर्स। ICAP ने एक ही बजाय आधा नंबर दिया, और फिर एग्जामिनर कमेंट्स में सोल्यूशन में बताया कि अच्छा ठीक है, आपने ये बता दिया कि ऑडिट रिपोर्ट डायरेक्टर्स को एड्रेस नहीं की जाती, उनके लिए नहीं होती, लेकिन फिर ये तो बताएं कि किसके लिए होती है? टू शेयर होल्डर्स। आधा नंबर इसके लिए है। यानी एरर्स के केस में आपने जहां कहीं गलती हो तो ये भी बताना है कि क्या गलत है, और चाहे पूछे या ना पूछे ये भी बताना है क्या सही है। जबकि ओमिशन है तो आपने सिर्फ इतना बताना है दिस इज ओमिटेड,
जैसे वो रिपोर्ट वाले क्वेश्चन वो है ऑडिटेड वाले में सिर्फ इतना बताना है कैश फ्लो इज इमीडिएट। फर्क समझ आया? अब यहां पे देखे, यहां पे जब उसने कहा कि मिसकंसेप्शन जो है वो रिमूव करनी है, इसका मतलब है जो भी वो गलत स्टेटमेंट वगैरह दे रहा वो हमने आइडेंटिफाई करनी है। अब जरा सोच के मुझे बताइए जो उसने अगली बात कही है, इंक्लूडिंग ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ योर पॉइंट ऑफ व्यू, इससे उसका क्या मुराद है? वो कह रहा फिर ये भी बताओ कि सही क्या चीज है, सही क्या चीज है। तो आपने क्वेश्चन पढ़ लिया। जी मेरे भाई आप बताइए, आपको इस क्वेश्चन में कोई एरर प्रॉब्लम नजर आई? मेरे भाई अब पढ़ना थोड़ी शुरू करना था, पहले पढ़ना था ना। जी भैया आप बताइए, कोई प्रॉब्लम नजर आई? हाँ सैंपल बेस पे चेक करता है। उसने कहा कि मेजॉरिटी ऑफ ट्रांजैक्शन चेक करता है, जबकि वो सैंपल बेस पे चेक करता है। सैंपल जरूरी नहीं मेजॉरिटी ऑफ ट्रांजैक्शन हो, मतलब एक होता है नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन, एक होता है अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन। अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन तो होता है मेजॉरिटी, लेकिन नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन हो सकता है हम 20% ट्रांजैक्शन चेक करके 80% अमाउंट कवर कर रहे हो। ठीक है, तो मेजॉरिटी ऑफ ट्रांजैक्शन चेक करना लाजमी नहीं है, सैंपल बेस पे चेक करता है। सैंपल में बी मेजॉरिटी या मे नॉट बी मेजॉरिटी। जी और बताइए, जी मेरे भाई आप बताइए, आपको इसमें कोई गलती नजर आई? और हाँ उसमें वो कह रहा है कि यहाँ पे ऑडिटर ने कोई कंट्रोल डेफिशिएंसी और फ्रॉडलेंट कंडक्ट रिपोर्ट में नहीं लिखा। इसका मतलब है कोई फ्रॉड या कंट्रोल डेफिशिएंसी नहीं है। क्या ये कंसेप्ट सही है? बिल्कुल गलत है। कैसे गलत है? क्योंकि इंटरनल कंट्रोल डेफिशिएंसी और फ्रॉड ऑडिटर अगर आइडेंटिफाई कर भी ले तो रिपोर्ट में तो कभी नहीं लिखता। इंटरनल कंट्रोल वीकनेस है तो वो जाते हैं मैनेजमेंट लैडर में। अगर फ्रॉड है तो उसको हम कम्युनिकेट करते हैं दो साबिक गवर्नेंस को या रेगुलेटरी अथॉरिटीज वगैरह को या शेयर होल्डर्स को। रिपोर्ट में उसका जिक्र नहीं आता। तो रिपोर्ट में इंटरनल कंट्रोल वीकनेस या फ्रॉड का जिक्र नहीं। क्या इसका यह मतलब है कि कोई वीकनेस और फ्रॉड है ही नहीं, या वो किसी दूसरे तरीके से कम्युनिकेट किए गए हैं? दूसरे, इससे आप इस कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकते। अगर रिपोर्ट में वीकनेस या फ्रॉड का जिक्र नहीं तो ये कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकते कि कोई वीकनेस या फ्रॉड होगा ही नहीं। मे भी हो, लेकिन वो मैनेजमेंट लेटर के थ्रू या किसी और कम्युनिकेशन मेथड से बता दिया गया हो। कुछ समझ आई बात? 2 पॉइंट और पॉइंट कम से कम 4 पॉइंट बताने हमने। जी हाँ, इन ऑल रिस्पेक्ट्स, ये बड़ा है। ठीक है, हाँ बिल्कुल। ऑडिटर जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में ये नहीं कहता कि इन ऑल रिस्पेक्ट ठीक है, वो कहता है इन मटेरियल रिस्पेक्ट ठीक है, और मटेरियल पे भी रीजनेबल एश्योरेंस दी जाती है। इन ऑल रिस्पेक्ट तो ऑडिटर कभी नहीं बताता। ऑडिटर जो ओपिनियन देगा वो इन ऑल रिस्पेक्ट नहीं होगा। जी इसके अलावा वो कह रहा है कि मैं इन्वेस्ट कर सकता हूं फर्दर अमाउंट ऑफ मनी क्योंकि कोई रिस्क नहीं है कि मुझे नुकसान होगा, आई विल लूज माई मनी। फ्यूचर के बारे में ऑडिटर का कोई ओपिनियन नहीं है, गोइंग कंसर्न के बारे में कोई ओपिनियन नहीं है। फ्यूचर प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा, अनमोडिफाइड रिपोर्ट का यह मतलब नहीं है कि कंपनी फ्यूचर में भी बहुत अच्छे तरीके से चलेगी। भैया ऑडिटर तो रिपोर्ट दे रहा है पास्ट ट्रांजैक्शन पे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो पास्ट की हैं, फ्यूचर की थोड़ी है। तो इसीलिए फ्यूचर के बारे में ऑडिटर कोई ओपिनियन नहीं देता। ठीक है, हो सकता है वो तो डिपेंड करे फ्यूचर में क्या होगा, वो तो डिपेंड करेगा मैनेजमेंट के फ्यूचर के डिसीजन पे। भी 2-3 महीने के बाद मैनेजमेंट कोई गलत डिसीजन करे, कंपनी में तबाही फिर जाए, बंद हो जाए, डूब जाए, क्या ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल है? क्या उसे कहा जा सकता है तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया कंपनी डूबने वाली है? भाई मैं फ्यूचर का थोड़ी ऑडिटर हूं, नजूमी थोड़ी हूं, ऑडिटर हूं, नजूमी तो नहीं हूं। जी तो ये आइडेंटिफाई हो गए प्रॉब्लम्स, अंदाजा हो गया आपको कि इस तरह का क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कैसे करना है। असल चीज है क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना हमने, असल चीज है टेक्निक सीखनी है कि वो क्वेश्चन केस स्टडी प्रेजेंट कैसे करेगा हमें, और हमने उसको सॉल्व कैसे करना है। तो ध्यान में रखिएगा, अगर कभी कोई स्टेटमेंट या पैराग्राफ दे के कहे एरर्स आइडेंटिफाई करें, तो इसका मतलब है हमने एरर्स भी आइडेंटिफाई करने हैं और ओमिशन भी।
और अगर एरर्स हैं तो ये बताना है गलत क्या है, वहां पे ये भी बताना है कि सही क्या है। ओमिशन में सिर्फ इतना लिख देंगे दिस इज ओमिटेड। अब वो रिपोर्ट वाला एक पैराग्राफ था, उसमें आपने पढ़ लिया कि मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है, उस रिपोर्ट में उसने मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी पैराग्राफ गायब कर दिया था। तो स्टूडेंट कहने लगे सर मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी पैराग्राफ सारे का सारा याद किया, हमने रिप्रोड्यूस कर दें? मैंने कहा नहीं, यहां पे सिर्फ इतना लिखना था कि मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी पैराग्राफ इज ओमिटेड, उसको रिप्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं होती। एरर वाले केस में हमने फिर उसको सही करके बताना है कि सही सिचुएशन क्या थी। ठीक है, इसमें सिर्फ ओमिशन में मेंशन कर देंगे दिस इज ओमिटेड। क्वेश्चन नंबर 1 समझ आ गया? जी जी। नॉट रिस्पॉन्सिबल, हाँ टू फ्रॉड जो है वो ऑडिट रिपोर्ट में थोड़े ही हम रिपोर्ट करते हैं। फ्रॉड तो अलहदा से डायरेक्टर्स को कम्युनिकेट करते हैं या रेगुलेटरी अथॉरिटीज को कम्युनिकेट करेंगे। ठीक है, देखिए कुछ केसेस में हो सकता है हम शेयर होल्डर्स को भी बता रहे हों, लेकिन नॉर्मली फ्रॉड की कम्युनिकेशन जो होती है वो डायरेक्टर्स को होती है, प्लस वो कम्युनिकेशन होगी अगर रेगुलेटरी अथॉरिटीज को, अगर रिक्वायर्ड बाय लॉ। क्वेश्चन नंबर 2, शेयर होल्डर को सिर्फ उस वक्त बताते हैं अगर वो डायरेक्टली फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अफेक्ट कर रहा हो। क्वेश्चन नंबर 2 में कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो इशू आपने आसानी के साथ पिक कर लिया होगा। ठीक है, ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल है क्या? नहीं। क्या आर्गुमेंट क्या लिया आपने? इमटेरियल। अच्छा, क्या मटेरियलिटी लेवल कैलकुलेट किया आपने? परसेंटेज किस पे अप्लाई की? प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे। टैक्स पे नहीं मेरे भाई, प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे। ठीक है जी। और इसके साथ उसने रेवेन्यू भी दिया हुआ है, रेवेन्यू को तो यूज नहीं किया ना, रेवेन्यू उसने इसीलिए दिया है ताकि हम कंफ्यूज हो जाएं और गलती से 5% रेवेन्यू पे अप्लाई कर दें, हमारा क्वेश्चन गलत हो जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 ओके। क्वेश्चन नंबर 3 में कोई प्रॉब्लम? क्वेश्चन नंबर 3 भी क्वेश्चन नंबर 1 जैसा है, इसने कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं और हमें कहा है एरर्स आइडेंटिफाई करो। अच्छा, इसमें एरर्स 7-8 हैं या शायद उससे भी ज्यादा हो, लेकिन उसने कहा कि मुझे 5 एरर्स बता दो, ये भी बड़ा है। इसमें से कुछ एरर्स ऐसे हैं जो लॉ से रिलेट करते हैं, तो जिन स्टूडेंट ने बिजनेस लॉ पढ़ा है वो तो उनको आसानी से आइडेंटिफाई कर लेंगे, जिन्होंने बिजनेस लॉ नहीं पढ़ा वो शायद उन 2-3 एरर्स को आइडेंटिफाई ना कर सकें, लेकिन फिर भी उसके अलावा भी एरर्स काफी हैं। तो बता सकते हैं बड़े बड़े एरर्स कौन से आपको नजर आए? जी एक मिनट ठहरिए, ये भाई सेंटर वाले भाई बताइए आपको क्या एरर नजर आया इसमें? जी शेयर, वो कह रहे हैं डायरेक्टर अपॉइंट कर रहा है ऑडिटर को, भाई वो तो शेयर होल्डर करते हैं। नॉर्मली ऑडिटर को कौन अपॉइंट करता है? अच्छा, लॉ में शायद कुछ एक्सेप्शनल केस डिस्कस किया गया हो, लेकिन अगर नॉर्मल सिचुएशन में हम एक्सेप्शनल बात करनी चाहिए, अज्यूम करना चाहिए हमें कि नॉर्मल सिचुएशन अगर वो कहता ना फर्स्ट ऑडिटर है, फिर हम उसकी कोई बात मानते कि ठीक है, लेकिन उसने इसका जिक्र नहीं किया, इसका मतलब नॉर्मल ऑडिटर की बात होती है अपॉइंटमेंट की। तो नॉर्मली अपॉइंट कौन करता है? शेयर होल्डर्स, नॉट डायरेक्टर्स। जी मेरे भाई आपको इसमें क्या गलती नजर आई? ऑडिटर वो कह रहा है जो साइन कर, अच्छा पहले तो वो रिपोर्ट को नाम सर्टिफिकेट का दे रहा है, वो ऑडिट रिपोर्ट होती है, सर्टिफिकेट नहीं होता है, ये भी गलती है। फिर कह रहा है कि हाँ एजीएम में अपॉइंट कर, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में अपॉइंट कर, हालांकि ऑडिटर तो एजीएम में अपॉइंट होता है। फिर कह रहा है हैज साइंड बिफोर डायरेक्टर्स अप्रूव अकाउंट। अच्छा, ये मैं आपको कुछ सीक्वेंस बता रहा हूं कि हमारे डिफरेंट जो एक्टिविटीज होती हैं, टास्क होते हैं, वो किस सीक्वेंस में चल रहे होते हैं। इस सीक्वेंस को आपने समझना है। सबसे पहले होगा ये है एक टाइमलाइन, और ये है हमारा ईयर एंड, साल जिसका हमने ऑडिट करना है। फॉर एग्जाम्पल 31 दिसंबर 2019 ईयर एंड हो गया। अच्छा बताइए, ऑडिटर की जो अपॉइंटमेंट होती है, जिस ऑडिटर ने 1 जनवरी 2019 से लेके
31 दिसंबर 2019 तक का ऑडिट करना है। ये ईयर एंड है, स्टार्ट ऑफ द ईयर नहीं है। वो क्या 31 दिसंबर 2019 को अपॉइंट हो चुका होगा कि बाद में होना? हो चुका होगा, बिल्कुल हो चुका होगा। देखिए, अगर किसी कंपनी का ईयर एंड है 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर, तो उस कंपनी के वो ऑडिटर जिन्होंने 31 दिसंबर 2019 का ऑडिट करना है, वो इसी साल शुरू में मार्च अप्रैल में एजीएम होगी, उसमें अपॉइंट हो चुके होंगे। यानी ऑडिटर ईयर एंड से 7-8 महीने पहले अपॉइंट हो चुका होता है। उस वक्त फिर उसके क्वेश्चन यह है कि फिर अगर पहले अपॉइंट हो चुका है तो फिर इतना अर्सा करता क्या है? देखिए, उसकी मर्जी है। वो चाहे तो कुछ प्रोसीजर वगैरह थोड़े बहुत अंडरस्टैंडिंग वगैरह के परफॉर्म करे, चाहे वो कहे नहीं भाई जब ईयर एंड होगा मैंने उसके बाद ही ऑडिट करना, उसकी मर्जी है। ईयर एंड हो गया, इसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगी। ऑडिटर ईयर एंड के बाद थोड़े बहुत प्रोसीजर परफॉर्म करना शुरू कर देता है। ईयर एंड से उसका सही काम शुरू होता है, स्टॉक टेकिंग से, ठीक है। फिर उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती है और डायरेक्टर 10-12 दिन लगा के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना देते हैं और फिर अप्रूव करके ऑडिटर के हवाले करते हैं। तो इसके बाद होगा अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगी और अप्रूव होंगी। फर्ज कीजिए वो अप्रूव हुई 20 जनवरी 2020 को, यानी 20 दिन बाद। देखें, ये अप्रूवल जहन में रखिएगा, ये अप्रूवल है जो डायरेक्टर्स कर रहे हैं। अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बाय डायरेक्टर्स, ये मेंबर्स अप्रूवल नहीं कर रहे, वो तो एजीएम में करते हैं डायरेक्टर्स। और किस लिए कर रहे हैं? ताकि ऑडिटर को फाइनल अपनी तरफ से हमारा जो फाइनल सेट है वो दे दें, ऑडिटर इसको वेरीफाई करना शुरू कर दे। इसके बाद जब अप्रूवल हो जाएगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसके बाद ऑडिटर अपने एक्टिवली प्रोसीजर परफॉर्म करना शुरू कर देगा। वो 2-2.5 महीने के बाद फर्ज कीजिए उसने अपना ऑडिट कंप्लीट कर लिया। ऑडिट कंप्लीट करके ऑडिट रिपोर्ट बना दी। ऑडिट रिपोर्ट पे डेट लिखी होती है कि जिस दिन ये हमारा ऑडिट कंप्लीट हुआ। फर्ज कीजिए तीसरा पॉइंट आया, डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट का मतलब होता है इस दिन ऑडिट कंप्लीट हो गया, ऑडिटर ने अपनी रिपोर्ट बना के साइन करके दे दी डायरेक्टर्स को, ठीक है। फर्ज कीजिए ये हुआ हमारा 23 मार्च को 2020 को। भाई ऑडिटर की छुट्टी नहीं होती, ये ज़हन में रखिएगा, ठीक है। हमारी कुछ ऐसी भी एग्जांपल्स हैं कि सुबह ईद थी और सारी रात टीम बैठ के काम करते रहे। हमारी स्टैट्यूटरी डेडलाइन होती है, हमने डेडलाइन को मीट करना होता है, पूरा करना होता है, ठीक है। अभी तो आप मुझे समझ रहे हो सर बड़े जालिम हैं, असाइनमेंट चेक करते हैं, असाइनमेंट ना करे तो खड़ा कर देते हैं। अभी आप जरा फर्म में जाएं आर्टिकल्स में, और फिर पार्टनर से मिलेंगे ना, मैनेजर से मिलेंगे, फिर आपको मैं याद आऊँगा, पता चलेगा कैसे। हाँ आपको बहरहाल डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट 23 मार्च। अच्छा, इसके बाद जब ऑडिट रिपोर्ट मैनेजमेंट के हवाले पहले की जाती है, मैनेजमेंट इस ऑडिट रिपोर्ट की और फाइनेंशियल स्टेटमेंट की 500-600 कापियां करवा लेगी और फिर उसका एक सेट बनाएगी जिसे कहते हैं एनुअल रिपोर्ट। एनुअल रिपोर्ट, फिर वो एनुअल रिपोर्ट सेंड कर दी जाती है नोटिस ऑफ एजीएम के साथ शेयर होल्डर्स को। इसको हम कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इशूड। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशूड हो गई। कब इशू हुई? जब मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उसके साथ ऑडिट रिपोर्ट और उसके साथ कोई दूसरी अगर डायरेक्टर रिपोर्ट वगैरह है वो इकट्ठी करके 500-600 सेट छपवाए और नोटिस ऑफ एजीएम के साथ सारे शेयर होल्डर्स को दे दिया। अच्छा, यहां पे हम कह रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशूड, लेकिन ये अंडरस्टूड है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ ऑडिट रिपोर्ट भी इशू हुई है, ये अंडरस्टूड है, ठीक है। बोलचाल में हम इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू डेट कहते हैं, ठीक है। डेट ऑफ इशुएंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। ये फर्ज कीजिए हो सकता है कि 28 मार्च को
इशू कर दिया। इसके बाद जाके फिर एजीएम होते हैं। फर्ज कीजिए एजीएम के लिए डेट उन्होंने रखी 20 अप्रैल 2020, ये है एजीएम की डेट। ठीक है, तो ये डेट्स तो सिर्फ आपको सीक्वेंस बताने के लिए था। असल चीज ये है कि आपको इन एक्टिविटीज का सीक्वेंस पता हो, इन एक्टिविटीज का सीक्वेंस। स्टूडेंट ये समझ होता है शायद एजीएम में फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू होंगी, वो एजीएम से पहले शेयर होल्डर्स को मिल चुकी होते हैं। एजीएम में भी ऑथोराइजेशन होती है, ठीक है, फॉर इशुएंस ऑफ फाइनेंशियल, लेकिन वो जो है ऑथोराइजेशन और ये अप्रूवल फर्क है। अप्रूवल बाय डायरेक्टर और चीज है, ऑथोराइजेशन बाय मेंबर्स फॉर इशुएंस और चीज है। वो बिजनेस लॉ में पढ़ते हैं ना, एजीएम के ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास होते हैं, तो उसमें था, ठीक है, कंसिडरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हाँ जी बिल्कुल, तो ये अलग चीज है और ये अलग। सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटी याद रखेंगे आइंदा, ये हमारे डिफरेंट कंसेप्ट्स में यूज होगा। तो वापिस आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 में। तो इसमें भी देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में, इसमें और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जी? कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लें। चलिए आगे चलते हैं फिर। जी जी हाँ, 5 मार्क्स है, 5 एरर्स हैं। हाँ बिल्कुल, वो करेक्ट इसमें भी बताना है, ठीक है, कि वो जो ऑडिटर रिपोर्ट दे रहा है वो सर्टिफिकेट की रिपोर्ट कहलाती है जी। नहीं, सिंपल एक लाइन, आप लाइन ऐसे ड्राफ्ट करें कि उसी में एरर आ जाए, उसी में करेक्शन आ जाए, ठीक, उसी में एरर। बाकी वो एरर की नेचर पे भी डिपेंड करता है। सम टाइम्स जो है वो आप जैसे जैसे ड्राफ्टिंग करेंगे ना आपको अंदाजा हो जाएगा। देखिए लिखने से ना घबराया करें कि आपको पता नहीं चल रहा कि उसको कैसे लिखना है, ठीक है, आपको जितना जहन में आ रहा है कि करेक्शन है, इसमें एरर है, उतना आप आइडेंटिफाई कर लें। आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे आप सजेस्टेड सॉल्यूशन के साथ अपने आंसर को कंपेयर करेंगे ना, आपको अंदाजा हो जाएगा कि ऑडिट में ड्राफ्टिंग किस तरीके से हमने करनी है। अभी तो चूंकि आप इनिशियल स्टेज पे हैं ऑडिट की, तो आपको हर चीज में प्रॉब्लम होगी, आपको याद करने में प्रॉब्लम होगी, आपको केस स्टडी समझने में प्रॉब्लम होगी, आपको केस स्टडी अटेम्प्ट करने में प्रॉब्लम होगी, ठीक है, क्योंकि शुरू की स्टेज है। ये पहले 4 चैप्टर में ऐसा होता है और ये नेचुरल है, इससे घबराने की जरूरत नहीं है, ये नेचुरल है। हमारे लिए नया सब्जेक्ट है, जाहिर है थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो होगी, ठीक है, तो लिखा करें और सजेस्टेड सॉल्यूशन के साथ कंपेयर किया करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में कोई प्रॉब्लम नहीं? अच्छा, एक स्टूडेंट कहने लगे, एक स्टूडेंट ने कहा कि सर इसमें वो ये कह रहा है रिपोर्ट है, तो इसमें ओपिनियन किधर है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर व्यू? अब बता सकते हैं ओपिनियन किधर है? इसमें तो है ही नहीं, तो रिपोर्ट में तो होता है ओपिनियन जी। वो कह रहा है वी हैव ऑडिटेड, ये तो नहीं लिखा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक है कि नहीं, वो तो ये कह रहा है मैंने ऑडिट किया। ये अगर आप ऊपर देखें ना तो लिखा हुआ है फॉलोइंग इज एन एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट को अंडरलाइन करें, छोटी सी बात है लेकिन पता होना जरूरी है। एक्सट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है कि सिर्फ कुछ पोर्शन है, पार्ट है, पूरी रिपोर्ट नहीं है। असल में ये क्वेश्चन मैंने आई कैप के जिस क्वेश्चन से उठाया ना, उसमें पूरी रिपोर्ट थी, लेकिन चूंकि पूरी रिपोर्ट पढ़ी नहीं, उसमें ओपिनियन सेक्शन भी था, उसमें भी गलतियां थी, लेकिन मैंने कहा जितना को कंसेप्ट पढ़ा है उतना को क्वेश्चन उठा लेना चाहिए, बाकी आहिस्ता आहिस्ता दूसरे कंसेप्ट भी कवर कर लेंगे हम। तो एक्सट्रैक्ट का मतलब क्या? पार्ट ऑफ द रिपोर्ट, पूरी रिपोर्ट नहीं है। नेक्स्ट 5, क्वेश्चन नंबर 5 में कोई प्रॉब्लम? फाइव में वही कंसेप्ट है हमारा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और अदर इंफॉर्मेशन वाला, याद है ना, कि अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में और अदर इंफॉर्मेशन यानी डायरेक्टर्स रिपोर्ट में कोई इनकंसिस्टेंसी है, अगर हमें पता चलता है डायरेक्टर रिपोर्ट जो है वो गलत है, अगर पता चले हमें डायरेक्टर रिपोर्ट गलत है, क्या हमें अपना ओपिनियन मॉडिफाइड कर देना चाहिए? उसने यही सिखाया इसका, कहता है नहीं ओपिनियन आपका अनमॉडिफाइड होगा, लेकिन एक अच्छा ऑडिटर होने के नाते
अखलाकी तौर पे हम अगर शेयर होल्डर्स को बताना चाहें तो बता सकते हैं, शेयर होल्डर्स को बता देना चाहिए बल्कि हमें कि अदर इंफॉर्मेशन जो है वो गलत, हालांकि हमारी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, लेकिन पता चल गया हमें तो बता देने में हर्ज कोई नहीं। जी नहीं, क्या करेंगे, कैसे कम्युनिकेट करेंगे वो बाद में बताऊंगा, अभी सिर्फ इतना बता रहा हूं कि अगर अदर इंफॉर्मेशन, दो बातें सिर्फ बताई। पहली चीज, अदर इंफॉर्मेशन में मिस स्टेटमेंट है तो हमारे ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उस मिस स्टेटमेंट को हमें शेयर होल्डर्स को कम्युनिकेट कर देना चाहिए। ये दो बातें समझ आ गई, बस आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 6 में बताइए, एक फ्रॉड हुआ है, फ्रॉड हुआ है ना, पढ़ा ना आपने, वो कह रहा है कि जी आपने महंगी चीज खरीदते रहे हैं, जो बाइंग डिपार्टमेंट वाला है 100 रुपए की चीज 150 में खरीदता रहा है, और फिर उसके बाद वो सप्लायर से 50-50 कर लिया करता था, सप्लायर उसके बदले में उसको दावतें देता रहा। तो वो डायरेक्टर कह रहे हैं आईडियो को बुलाओ भाई, उसने क्यों नहीं आइडेंटिफाई किया। तो हम आपके पास दो पॉइंट ऑफ व्यू हैं, दोनों में से कोई सा भी डिस्कस कर लें। पहला तो ये कि ये फ्रॉड है और सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स और कोलुजन से किया गया फ्रॉड रीजनेबल एश्योरेंस से आइडेंटिफाई नहीं होता। पहला आर्गुमेंट क्या होगा हमारा, ये फ्रॉड है, और जो फ्रॉड सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स और कोलुजन के जरिए से किया गया हो रीजनेबल एश्योरेंस से आइडेंटिफाई, इसलिए हम आइडेंटिफाई नहीं कर सके। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये कि ये वीकनेस इन इंटरनल कंट्रोल है, ये वीकनेस इन इंटरनल कंट्रोल है, और वीकनेस इंटरनल कंट्रोल पे ओपिनियन देना हमारी जिम्मेदारी नहीं। जी हाँ, अगर इंटरनल कंट्रोल वीकनेस नजर आ जाए तो वो कम्युनिकेट करनी है, लेकिन अगर नजर आ जाए, हो सकता है ऑडिटर को ये आइडेंटिफाई ना हुई हो। नहीं समझ आई बात? अब सुने भाई, पुलिस वाले आ गए हमारे पास और कहेंगे तुम्हारे घर के साथ 2 घर छोड़ के दहशतगर्द 3 महीने रह के गया है और तुम लोगों ने हमें बताया ही नहीं, लगता है तुम लोग भी मिले हुए हो। क्या सही कह रहा है वो? हम पहली बात उसे कहेंगे, सर उसको दहशतगर्द को पकड़ना हमारी नहीं आपकी जिम्मेदारी थी, और दूसरी बात हमारी जिम्मेदारी तब बनती अगर हमें पता चलता, अगर हमें पता ही नहीं चला तो हम उसके साथ जिम्मेदार थोड़े ही हैं। एग्जैक्टली सिचुएशन वीकनेस इन इंटरनल कंट्रोल की है। प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इंटरनल कंट्रोल के हवाले से मैनेजमेंट की होती है, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी में पड़ा था। ऑडिटर ने ओपिनियन नहीं देना होता, ऑडिटर की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के इंटरनल कंट्रोल की नहीं है। अच्छा, इंटरनल कंट्रोल पे वीकनेस अगर नजर आ जाए फिर हम कम्युनिकेट करते हैं, लेकिन अगर नजर ही ना आए तो क्या हम जिम्मेदार हैं? इस केस में कहेंगे हो सकता है हमें नजर ही ना आई हो, बल्कि यही कहेंगे हम कि हमें वीकनेस का नजर नहीं, इसलिए हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है। क्लियर हुई है बात? अच्छा मुझे बताइए, मैं देख लूं कि मिस स्टेटमेंट वीकनेस में कंसेप्ट आपको क्लियर है कि नहीं। 100 रुपए की चीज 100 रुपए में खरीदी, रिकॉर्ड भी कर ली फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 100 रुपए की, क्या मिस स्टेटमेंट है? वीकनेस है? नहीं, करेक्ट। 100 रुपए की चीज हमने 100 रुपए में खरीदी, रिकॉर्ड नहीं कर सके, मिस स्टेटमेंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। वीकनेस इन इंटरनल कंट्रोल भी हो सकती है कि आपने टाइम पे रिकॉर्ड क्यों नहीं की, में भी हो। 100 रुपए की चीज 120 में खरीदी और 120 में ही रिकॉर्ड कर ले, जी वीकनेस इन इंटरनल कंट्रोल कि आप महंगी चीजें खरीद रहे हैं और मैं भी फ्रॉड हो, ठीक है। तो ये फर्क जहन में रखिएगा कि मिस्ड वीकनेस इन इंटरनल कंट्रोल ज्यादा चीज है और मिस स्टेटमेंट ज्यादा चीज है, ठीक है। और मिस स्टेटमेंट में एरर और चीज है, फ्रॉड और चीज है, दोनों वजह से मिस स्टेटमेंट हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 इस होम असाइनमेंट की जान है। अगर आपने ये 2 क्वेश्चन पढ़ लिए
और सही सॉल्व कर लिए, आपने असाइनमेंट करने का हक अदा कर दिया। 7 और 8। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 7 में कोई प्रॉब्लम है? 7 समझ आ गया? सी, हाँ सी में कह रहा है बताइए 5 मिलियन का फ्रॉड अगर वो डिटेक्ट नहीं करता तो क्या फिर भी रिस्पॉन्सिबल है? अब देखिए जो 5000 का था वो तो हमने कह दिया मटेरियल, इमटेरियल है। 5 मिलियन का मटेरियल है, तो क्या उसे मटेरियल फ्रॉड भी आइडेंटिफाई करना चाहिए था लाजमी? नहीं 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 नहीं, हम कहेंगे कि जो सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स, हालांकि मटेरियल है लेकिन मटेरियल मिस स्टेटमेंट पे भी ऑडिटर रीजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड करता है ड्यू टू इनहेरेंट लिमिटेशंस। खास तौर पे बाकी लिमिटेशन लिख देंगे, खास तौर पे फ्रॉड वाली लिमिटेशन लाजमी लिखनी है खास तौर पे, क्योंकि केस सारा फ्रॉड वाला हो रहा है। फ्रॉड वाले केस सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स और कोलुजन के जरिए से जो फ्रॉड किया जाता है वो नॉर्म रीजनेबल एश्योरेंस से आइडेंटिफाई नहीं होता। 7 ओके। 8 में बताइए, 8 में उसने हमें डिफरेंट सिचुएशंस दी हैं और हमारा प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म चेक कर रहा है कि क्या इन सिचुएशंस को पढ़ के हमारे कान खड़े हो गए कि नहीं हो गए, कि भाई ये लगता है कोई गड़बड़ है, कोई ना कोई चक्कर है, ये गलती हो सकती है। तो इसमें कोई अगर सिचुएशन समझ, सिचुएशन 4, हाँ 4, अकाउंट्स डिपार्टमेंट हैज एक्सपीरियंस्ड ए हाई रेट ऑफ टर्नओवर ऑफ की पर्सोनल। टर्नओवर का मतलब क्या होता है? टर्नओवर ऑफ एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज आ जा रहे हैं, हायरिंग एंड फायरिंग ऑफ एम्प्लॉइज। वो कह रहे हैं अगर टर्नओवर किसका? की पर्सोनल का। की पर्सोनल का मतलब क्या है? हायर मैनेजमेंट, अहम लोग। जैसे फर्ज कीजिए अकाउंट्स डिपार्टमेंट में हमारा एक बंदा था CFO, IFRS का एक्सपर्ट था। की पर्सोनल तो वही होते हैं ना जो ज्यादा अहम होते हैं। IFRS का एक्सपर्ट था, वो छोड़ के चला गया। अब उसकी जगह पे अगर कोई नया बंदा आया है, बताइए मे बी वो इनएक्सपीरियंस्ड हो, मे बी उसमें कॉन्फिडेंस उतनी ना हो जितने के वो पिछले CFO में थे, तो क्या अब गलतियों का चांस ज्यादा है या कम है? तो रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट इंक्रीज होगा। क्लियर हुई बात? और कोई सिचुएशन? लास्ट वन, ए पब्लिक ऑफरिंग ऑफ ASML शेयर इज प्लान फॉर लेट 2013। कह रहे अगले साल हमने कंपनी के शेयर्स को इशू करना है जनरल पब्लिक को। पब्लिक ऑफरिंग का मतलब जनरल पब्लिक को शेयर इशू करना है। तो कंपनी क्या चाहेगी? शेयर की प्राइस कम मिले कि ज्यादा मिले? तो शेयर जो प्राइस ज्यादा देंगे किस चीज को देख के देंगे? प्रॉफिट और एसेट्स को। तो इसीलिए वो प्रॉफिट को ओवरस्टेट करेगा, रिस्क है। 6 सुने, कह रहे ड्यूरिंग द ईयर लिटिगेशन फाइल्ड अगेंस्ट ASML इन 2010 वाज विड्रॉन, वापस ले ली गई। केस था हमारे खिलाफ फाइल किया था, केस वापस ले लिया गया। कह रहे इट वाज अलेज्ड दैट द कंपनी डिस्चार्ज पोल्यूशन इनटू लोकेलिटी। इल्जाम था कि कंपनी ने लोकेलिटी में पोल्यूशन फैलाते हैं। डिस्क्लोजर्स मेड इन प्रीवियस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन रिमूव्ड फ्रॉम करंट ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पिछले साल जो डिस्क्लोजर दिए थे इस साल रिमूव कर दिए गए। रिस्क क्या? अब देखिए पिछले साल कोई केस नहीं, फॉर एग्जांपल इस साल हमारे खिलाफ लीगल केस फाइल हुए, रिस्क बढ़ेगा कि कम होगा? पता है लीगल केसेस में रिस्क होता है कि हमने उसको हो सकता है अप्रोप्रिएटली डिस्क्लोज या प्रोविजन रिगार्ड ना किया। लेकिन अगर पिछले साल केस था, इस साल केस खत्म हो गया, रिस्क कम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पिछले साल जिस चीज की वजह से रिस्क था, इस साल उसकी वजह से रिस्क नहीं। तो ये जो हमारा लीगल केस वाला 6 पॉइंट है, इससे रिस्क इंक्रीज नहीं बल्कि डिक्रीज होगा। और कोई क्वेश्चन? पॉइंट 3 कह रहा है इंटरनल ऑडिटर रिपोर्ट्स टू द CFO एंड CFO रिपोर्ट्स टू आदम। वो इंटरनल ऑडिटर हमने पढ़ा था, इंटरनल ऑडिटर इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ एंटिटी बट इट शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ मैनेजमेंट। और आपको याद होगा एग्जांपल्स भी दी थी। अगर इंटरनल ऑडिटर CFO को रिपोर्ट कर रहा है, क्या वो इंडिपेंडेंट है? वो नहीं है। तो यहां पे रिस्क हमारा बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि इंटरनल ऑडिटर इंडिपेंडेंट नहीं है। पॉइंट 7 भी
वो कह रहा है कि जी ड्यूरिंग दिसंबर 2012 ASML साइंड ए कॉन्ट्रैक्ट टू लीज इक्विपमेंट फ्रॉम एन एंटिटी ओन्ड बाय ASML's पेरेंट कंपनी। में एक नहीं दो चीजों की वजह से रिस्क है। एक तो लीज की वजह, देखिए लीज की ट्रांजैक्शन में हमेशा रिस्क होता है, आपको पता है उसकी कैलकुलेशन, आप अकाउंटिंग के ज्यादा एक्सपर्ट हैं, वो पता होगा कैलकुलेशन होती है, फाइनेंस लीज, ऑपरेटिंग लीज, डिस्क्लोजर, क्लासिफिकेशन, कम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन होती है लीज की। एक कंपनी एसेट्स खुद खरीद रही है, अपने पैसों के खरीद रही है, ओन कर रही है, दूसरी लीज पे एसेट हासिल कर रही है। किसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिस्क ज्यादा है? लीज वाला। एक तो लीज ट्रांजैक्शन कम्प्लेक्स होती है, इस वजह से रिस्क है, और दूसरा उसने कहा पेरेंट कंपनी से लिए आपने, तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, उसमें भी रिस्क होता है। दूसरा रिस्क इस वजह से है कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है। क्लियर हुई बात? और कोई क्वेश्चन? 5 और तो कोई नहीं रह गया इसके बाद, दूसरा भी कर देंगे हम, कोई बात। During 2012, ASML changed the method of preparing its financial statement from cash basis to accrual basis under generally accepted accounting principle. तो दिल कहता नहीं, ये तो अच्छी बात हुई है, इससे तो रिस्क कम होना चाहिए। अच्छा मुझे बताइए, फर्ज कीजिए अगर वो क्वेश्चन में कहता है कि क्लाइंट पहले मैन्युअली काम कर रहा था, अब क्लाइंट ने आईटी सिस्टम इंस्टॉल कर दिया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के लिए, तो बताइए रिस्क बढ़ा के कम हुआ? रिस्क इंक्रीज हुआ, क्योंकि लग रहा है ऐसे कि आईटी सिस्टम इंस्टॉल होने से तो एफिशिएंसी आ जाएगी, गलतियां कम होंगी। भाई वो उससे कम होंगी जब जो ऑपरेटर हैं उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग होगी, उन्हें पता होगा। आप अगर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में जाए ना, आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें सिर्फ कंप्यूटर स्टार्ट करना आता है, ऑन और ऑफ करना आता है, बस इससे आगे कोई काम नहीं आता। अगर वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के लिए ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे होंगे तो जाहिर है उसमें गलतियां होंगी, ठीक है, उन्हें पता नहीं चल रहा होगा कि यहाँ पे क्या करना है। वो आईटी डिपार्टमेंट में फोन करके कहेंगे सर क्या करना है, वो कहेंगे देखिए आपको सामने लाल बटन नजर आ रहा है, वो कहेगा हाँ दबा दिया, कहेगा नहीं दबाना था। वो इस तरह की गलतियां हो रही है सचमुच में, ये तो है मजाक की बात, लेकिन सचमुच में इस तरह की गलतियां हो रही होती हैं, वो कुछ पता नहीं चलता है क्या कर। उसी तरह ध्यान में रखिए, अगर क्लाइंट का सिस्टम जो है पहले कैश बेसिस था, अब वो अक्रूवल बेसिस पे आ गया, तो लग रहा है जैसे उसने अच्छा काम किया, रिस्क कम होना चाहिए। लेकिन देखिए जब कभी आप सिस्टम चेंज करते हैं कैश बेसिस, अब देखें क्या क्लाइंट को अक्रूवल पास करने की, प्री पेमेंट की एडजस्टिंग एंट्री पास करने की आदत होगी? तो नहीं होगी। तो रिस्क है कि उसने अक्रूवल की ट्रांजैक्शन एडजस्टिंग एंट्रीज पास नहीं की होंगी। तो जब कभी याद रखें अकाउंटिंग पॉलिसीज चेंज हो जाए, अकाउंटिंग सिस्टम चेंज हो जाए, आईटी सिस्टम चेंज हो जाए, तो हमारा रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट इंक्रीज हो जाता है। क्लियर हो गया भैया ये क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन? चलिए क्वेश्चन 9 पे आ जाते हैं। 9 में कोई प्रॉब्लम? अच्छा 9 में कह रहा है, नहीं एक मिनट, अरे मेरी अभी तसल्ली नहीं है भैया। 9 में कह रहा है एक तो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को डिफाइन कर दिया, फिर कह रहा है कि फर्दर एक्शन क्या लेना चाहिए ऑडिटर को, फर्दर एक्शन क्या लेना। आप बताइए इस केस में वो क्या कह रहा है, सिचुएशन क्या चल रही है, इशू क्या है? क्या इस केस में कोई ऐसी सिचुएशन है जिससे हमारा प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म अलर्ट हो जाना चाहिए? हमें अलर्ट हो जाना चाहिए। मुझे सिर्फ वो इशू बता दे ताकि मैं तसल्ली हो जाए मेरी, आप सही जगह पे पहुंच गए। इसमें क्या ऐसी इंफॉर्मेशन है जिससे हमें अलर्ट हो जाना चाहिए एज ऑडिटर के कोई गड़बड़ लग रही है? हाँ वो कह रहा है कि नए एम्प्लॉइज आए हैं, सुपरवाइजर कह रहा है कि कोई अथॉरिटी की जरूरत नहीं है, हेड ऑफिस वाले कह रहे हैं ऑथराइजेशन की जरूरत है। इनकंसिस्टेंसी, शाबाश। जब इनकंसिस्टेंसी आ जाए तो किसकी बात मानते हैं? किसी की भी नहीं, फर्दर प्रोसीजर परफॉर्म करके रिजॉल्व करते हैं। यहां पे मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि एक प्रोसीजर बता दे सिर्फ इस सिचुएशन में आप क्या परफॉर्म करेंगे ये डिसाइड करने के लिए कि कोई गड़बड़ मिस स्टेटमेंट है कि नहीं है, या कौन ठीक है कौन गलत है। शाबाश, एम्प्लॉय से मिल लेंगे, देख लेंगे बाकी जेन्युइन एम्प्लॉय हैं कि फेक है। अगर तो फ्रॉड हो रहा हुआ तो फिजिकल एम्प्लॉय कोई नहीं होगा। एक और दूसरा, हम कंपनी का जो पॉलिसी मैनुअल है वो भी देख सकते हैं कि क्या इस तरह की ट्रांजैक्शन में ऑथराइजेशन होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए।
रिटन फॉर्म में, ज़बानी कलामी तो एक बंदा कह रहा होनी चाहिए, दूसरा कह रहा नहीं होनी चाहिए। हम कंपनी के मैनुअल्स, पॉलिसी मैनुअल्स देख लेंगे, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स देख लेंगे। जी बिल्कुल, आर्टिकल्स वगैरह में हो सकता है, या कोई और कंपनी की डॉक्यूमेंट्स होती हैं, उसमें लिखा हो कि नए एम्प्लॉयज के लिए ऑथराइजेशन जरूरी है कि नहीं, टेम्परेरी एम्प्लॉयज के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है बताओ, इसमें भी प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का ही जिक्र कर रहा है, लेकिन वो कह रहा है डिफाइन ना करो, मुझे सिर्फ बता दो इस सिचुएशन में प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म कैसे अप्लाई होगा। बताइए, सीएफओ ये कह रहा है सर बेफिक्र रहें, हमारी इंपेयरमेंट और फिक्स एसेट्स की जो अजम्पशंस है वो वही हैं जो पिछले साल थी, वही इस साल है, और सारा काम हमारे इंटरनल ऑडिट वालों ने चेक कर लिया है, तो आप तो सिर्फ इसको लीजिए, फाइल कीजिए, काम खत्म। तो हम कहें भैया फिर ऐसा करो कि जो पिछले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट थी वही इस साल सारी कॉपी कर दो, और इंटरनल ऑडिट वालों से कहलवा दो कि इन्होंने चेक कर लिया है, हम रिपोर्ट साइन कर देते हैं। भाई ऐसे थोड़ी ऑडिट हुआ होता है, ऐसे तो नहीं ऑडिट होता। देखिए कोई चीज ध्यान में रखिएगा, एक आपको आगे रिस्क असेसमेंट में पॉइंट समझाना है, बेस अभी बना रहा हूं। अगर कोई चीज पिछले साल थी इस साल चेंज होनी चाहिए लेकिन नहीं हुई, वो भी रिस्क है। चेंज नहीं होनी चाहिए लेकिन हो गई, वो भी रिस्क है। अब देखें इंपेयरमेंट की अजम्पशन कह रहा है वो पिछले साल वाली है, इस साल पिछले साल फिक्स एसेट को वेरीफाई किया, लाइफ थी 10 इयर्स, इस साल भी क्लाइंट ने 10 इयर्स के लिहाज से ही डेप्रिसिएशन वगैरह की कैलकुलेशन की। क्या हमें कोई प्रोसीजर परफॉर्म करने चाहिए वेरिफिकेशन के लिए कि लाइफ ठीक है कि नहीं? बिल्कुल, क्योंकि साल के दौरान में सिचुएशन चेंज हो सकती है, सर्कमस्टेंसेस चेंज हो सकती है। अगर अजम्पशन जो पिछले साल थी सारी की सारी अजम्पशन इस साल हो जरूरी नहीं है, हो सकता है फिक्स एसेट को आग लग गई हो जिसकी वजह से लाइफ कम हो गई है। तो याद रखें अगर फिगर्स वही भी है ना जो पिछले साल वाली है, अजम्पशन वही ही है जो पिछले साल, फिर भी हमने चेक करना है कहीं इन्हें चेंज तो नहीं होना चाहिए था, कहीं इन्हें चेंज तो नहीं होना चाहिए था। पिछले साल सेल्स की फिगर 10 मिलियन है, इस साल भी 10 मिलियन है, क्या इस साल की सेल्स को वेरीफाई करेंगे हम? बिल्कुल करेंगे। मे भी इस साल की सेल जो है वो कम होनी हो या न्यू प्रोडक्ट्स की वजह से ज्यादा होनी हो। एक पॉइंट उसमें ये कि हालांकि अजम्पशंस पिछले साल वाली ही है लेकिन फिर भी हम उनकी इस साल रीजनेबलनेस चेक करेंगे। दूसरा पॉइंट इसमें यह है कि इंटरनल ऑडिटर ने हालांकि चेकिंग तो कर लिया है लेकिन हम इंटरनल ऑडिटर पे रिलाय नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? वो इंडिपेंडेंट ऑफ मैनेजमेंट, इंडिपेंडेंट ऑफ मैनेजमेंट तो मे भी हो, इंडिपेंडेंट ऑफ एंटिटी ऑडिटर, इंटरनल ऑडिटर उतना इंडिपेंडेंट नहीं है जितना एक्सटर्नल ऑडिटर, इसलिए हमारे ऊपर लाजमी नहीं है कि उसके काम पे रिलाई करें। ये दो मेन इश्यूज थे क्वेश्चन नंबर 10 में। क्लियर हो गई बात? आखिरी क्वेश्चन 11 में उसने हमें 4 स्टेटमेंट्स दिए हैं और वो कह रहा है कि बताओ उसी तरह आपके ख्याल में स्टेटमेंट ठीक है या गलत है, कमेंट करना। इसमें से जो पहली 2 सिचुएशन है वो तो उसने इस रिसेंट अटेंड में भी पूछी है। रिसेंट अटेंड में क्वेश्चन आया था, वो शायद हमने किया भी है चैप्टर 1 में, चैप्टर 1 में उसमें भी था जी। क्वेश्चन नंबर जी 11 में कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है। थर्ड वाला पॉइंट समझ आ गया? नहीं, चले फिर भी मैंने समझाना है, सुन लें। कह रहे ऑडिटिंग इज नैरो, कह रहे ऑडिटिंग तो एक छोटी सी फील्ड है, जस्ट टू फाइंड मिस्टेक, जिनका काम सिर्फ गलतियां ढूंढना है। आई वुड रादर परसू ए कैरियर वेयर आई रियली अंडरस्टैंड ए कंपनीज बिजनेस एंड वुड बी इन ए पोजीशन टू मेक रिकमेंडेशंस दैट वुड इंप्रूव इट। कहता है मैं तो कोई ऐसा प्रोफेशन ज्वाइन करना चाहता हूं जिसमें मैं बिजनेस को अंडरस्टैंड करूं, लोगों के बिजनेस को, और उनको सजेशन दूं, उनको सजेशन दूं। तो बताइए क्या उसका पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है कि गलत है? ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपका कजन कहे यार ये जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है ये तो बहुत ज्यादा काम करते हैं, मैं तो ऐसा प्रोफेशन ज्वाइन करना चाहता हूं जिसमें पैसा ही पैसा हो। तो हम उसे क्या कहें? हम कहें पगले ये प्रोफेशन तेरे लिए ही तो है, और क्या दे के यहाँ पैसा दे के आते हैं, और क्या यहाँ पड़ा हुआ।
हाँ काम भी ज्यादा करना पड़ता है, लेकिन उसी तरह वो कह रहा है कि जी मैं तो ऐसा प्रोफेशन चाह रहा हूं जिसमें मैं अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी भी ऑब्टेन करूं, अंडरस्टैंडिंग और क्लाइंट को रिकमेंडेशन भी दूं। तो भैया हम कहेंगे ये प्रोफेशन तुम्हारे लिए ही तो है। क्या हम अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी ऑब्टेन करते हैं कि नहीं करते? क्या अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल ऑब्टेन करते हैं कि नहीं करते? क्या भाई तेरी बस छूट रही है, क्या मसला है? कहीं जाना है तुमने, क्या करना है? अभी क्लास का टाइम खत्म नहीं हुआ। अच्छा अच्छा अच्छा, नीचे गिर गया था, ऊपर रखने लगा तो खुद ब खुद बंद हो गया है, किताब उड़ के अंदर चली गई। तो खुदा का होकर अभी टाइम पड़ा हुआ है, कंसेप्ट तो पूरा करने दे। तो बताइए, आपको याद है वो आपको वो एक 3 वो सिस्टम बनाते होते हैं हम, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, ठीक है? उसमें इनपुट एंटिटी, ट्रांजैक्शन ऑफ एंटिटी, इंटरनल कंट्रोल, फाइनेंशियल। तो बताइए भला क्या ऑडिटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी ऑब्टेन करता है कि नहीं करता? अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल ऑब्टेन करता है कि नहीं करता? अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल में अगर उसे कुछ मसले नजर आ जाएं, क्लाइंट को रिकमेंडेशन देता है कि नहीं देता? तो भाई ये सारे काम तो हम भी करते हैं। क्लियर हो गया थर्ड? इसके अलावा कोई नहीं, सब ठीक है, सब क्लियर है। चलिए आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म। रिमाइंड करवा दूं, कल आपका टेस्ट है, आपने सैटरडे तक जितना पढ़ा था वो, ठीक है? कल टेस्ट है उसका। लेक्चर खत्म।